नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हम है ना ऑलवेज विथ यू में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत की भौतिक विशेषताएं, इसे आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम शॉर्ट में समरी में इसका जो विवरण है वो देखने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से इसे मेन पॉइंट्स ऐसे देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं या इम्पोर्टेंट है। तो हम एक समरी टाइप में इसे देखेंगे कि एक पिक्चर है जो हमारे दिमाग में बन जाए, ताकि ये टॉपिक हम अच्छे से समझ पाएं और हम फिर ताकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लगाएं तो वो आसानी से हमारे समझ में आ जाए। तो उस दृष्टि से हम इसे पढ़ने वाले हैं। फटाफट एक बार देख लीजिए। वैसे तो ये टॉपिक 3-4 घंटे का है, लेकिन हम इसे थोड़ा शॉर्ट में समरी में देखेंगे। जितने वक्त में हो पाए उतने वक्त में ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक जिसका नाम है भारत की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, तो देखिए, भारत का जो भौगोलिक प्रदेश हमें दिखाई देता है वो 5 भागों में बांटा हुआ है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, ठीक है, और लास्ट आ जाता है तटीय मैदान या द्वीप समूह। तो देखिए, ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, इसे अगर हटा दें तो प्रमुख ये 4 बच जाते हैं और ये ही जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनमें भारत को बांटा गया है। तो ऑप्शन में अगर आपको 4 ऑप्शन दिख जाए कि भारत कितने भौगोलिक प्रदेशों में बटा हुआ है और ऑप्शन में 4 हो तो 4 भी उत्तर सही होगा और 5 हो तो आंसर 5 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत का निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसके अंतर्गत देखिए ये हमारी पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा है। यहाँ पर एक जो भूमिगत भाग है वो शुरू में 250 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया नाम से इसे जाना गया। जो 220 मिलियन वर्ष पहले इसमें पेंजिया में डिवाइडेशन हुआ और ये 2 भागों में बट गया। बीच में भूमध्य रेखा है, तो एक भाग भूमध्य रेखा के ऊपर यानी कि नॉर्थ में चला गया और एक भाग यहीं साउथ में रह गया, जिसे जो साउथ में रह गया उसे गोंडवाना लैंड, और जो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में चला गया उसे अंगारा भूमि या लोरेशिया लैंड के नाम से जाना गया। आगे जाकर 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले फिर जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं पृथ्वी का, जिस तरीके से भूभाग बटा हुआ है, वो स्वरूप हमें देखने को मिला। फिर बात करते हैं, देखिए पेंजिया अंगारा भूमि गोंडवाना भूमि 2 भागों में बट गया। अंगारा भूमि से निर्मित होने वाले पार्ट ये हैं और गोंडवाना भूमि से निर्मित होने वाले पार्ट ये हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय पठार जो कि भारत का हिस्सा है, इसका निर्माण गोंडवाना भूमि से हुआ है और बाकी प्रायद्वीपीय पठार के अलावा जो उत्तर वाला पार्ट है, ठीक है, भारत का, ठीक है, वो अंगारा भूमि से निर्मित हुआ है। तो ये थोड़ा सा नोट है, ये क्या है कि हिमालय और मैदानी भाग, देखिए ये जब 2 भागों में टूटा तो ऊपर तो अंगारा और नीचे गोंडवाना और बीच में क्या है, ये तैथिस सागर है। तो इसके बारे में क्या नोट है कि हिमालय और मैदानी भाग तैथिस सागर के ऊपर उठने से बने हुए हैं। ठीक है, ये सीधा 1 लाइनर में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, गोंडवाना भूमि का ये भाग है, हम पढ़ चुके हैं, बाकी भारत अंगारा भूमि का है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे हम प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार किस भूमि का भाग है, तो वो गोंडवाना प्रदेश का। ठीक है, फिर आता है कोबर का सिद्धांत। इसने जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो विवर्तन प्लेटों के संकुचन के कारण, ये जब प्लेटों में संकुचन हुआ तो वो ऊपर की शक्कर आई, तो इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये किसने दिया था, भूसन्नति सिद्धांत कोबर ने दिया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ी सी डिटेल है, इसे आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। इसकी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हम है ना ऑलवेज विथ यू के नाम से टेलीग्राम पर मौजूद है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना भूमि है। ठीक है, ये भूखंड टूटकर उत्तर पूर्व की ओर गति करने में लगा। फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला का इससे निर्माण हुआ। अवसादी चट्टानों का जब उत्थान शुरू हुआ तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का इससे निर्माण हुआ। इसीलिए
जो तैतीस सागर है वो हिमालय का गर्भगृह या पालनहार कहलाता है। तैतीस सागर की ही तली में ये अवसादी चट्टानें स्थित थी। इन्हीं में उत्थान हुआ और उत्थान के फलस्वरूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण देखने को मिला। इसीलिए तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह या पालनहार कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम जो हमारा पहला प्रदेश है। ठीक है, ये जो 5 पार्ट पढ़ रहे हैं हम, उसमें से हम पहला उठा रहे हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत, पहाड़ियाँ, जो भी सारा शब्द है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से में, पार या ट्रांस हिमालय में पहला, दूसरा हिमालय में और तीसरा पूर्वांचल हिमालय में। ठीक है, पार या ट्रांस हिमालय ये इसे भी 3 भागों में हमने बांट दिया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ। ठीक है, ये हम डिटेल से थोड़ा देखने वाले हैं यहाँ पर आगे। फिर बात करते हैं हिमालय की। हिमालय में पहला आ जाता है महान या वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से। दूसरा आ जाता है मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, जिसे हिमाचल के नाम से जाना गया। और जो तीसरा है वो बाह्य या उप हिमालय, जिसे शिवालिकी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पार्ट हिमालय में हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट का जाता है यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, ये किस प्रकार से हम देख लेते हैं मैप में कि ये किस प्रकार से बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय है या और जो हिमालय है उसको हम यहाँ पर मैप में देखने वाले हैं। देखिए ये तीनों पार्ट, ठीक है, ये जो तीनों भाग है, ये इतना, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की जो पूर्व है, माफ कीजिएगा, जो पूर्व, ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है उसकी भाग है। ठीक है, ये तीनों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये मैप में ऊपर ही ऊपर ये जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला पार्ट है, इसमें ये तीनों श्रेणियां स्थित है। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जो ये हम हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, ये हिमालय के 3 पार्ट हमने देखे थे अभी। एक तो महान हिमालय, दूसरा निम्न हिमालय और एक बाह्य हिमालय। तो महान हिमालय, ये जो आपको ब्लू लाइन पूरी दिख रही है यहाँ से स्टार्ट होकर, और ये पूरा महान हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये सुलेमान पर्वत, इसे पाकिस्तान में बोला जाता है हिमालय को। दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर, दूसरा पार्ट जो है ये छोटी छोटी ये कट्स में दिख रहा है, ये निम्न हिमालय, जो निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, एक टुकड़ों में बटी हुई पर्वत श्रृंखला है। इसे निम्न हिमालय या मध्य हिमालय के रूप में जाना जाता है, और हिमाचल भी इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हिमालय का तीसरा पार्ट है वो शिवालिकी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये भी एक श्रृंखला के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ तक मिलती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में जाके छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हमें देखने को मिलती है। इन्हें हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा डिटेल ये देख लीजिए कि जो मध्य हिमालय है वो 4 टुकड़ों में यहाँ पर बटा हुआ है। पहला पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इन्हें अलग अलग जगह, मध्य जो हिमालय है उसे ये टुकड़ों में बटाई हुआ है, निरंतर श्रृंखला है नहीं, तो इन्हें अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर, और जो उत्तराखंड है उसमें इसे नाग टिब्बा, और जो नेपाल है वहाँ पर महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो मध्य हिमालय है, एक तरफ मध्य हिमालय के भाग दे देंगे, दूसरी तरफ दे देंगे जो राज्य है या फिर स्थान है, और उनसे मैच करवा लेंगे कि कौन सा नाम कहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, और या फिर सीधे सीधे 1 लाइनर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीर पंजाल किस राज्य में इसे जाना जाता है, मध्य हिमालय को किस नाम से किस राज्य में जाना जाता है। इस प्रकार का टेस्ट देके भी 1 लाइनर में एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। फिर बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय। ठीक है, जो हमारा पहला है पार्ट किसका, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का जो पहला पार्ट आ रहा है वो है ट्रांस पार हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पहली जो हमारी काराकोरम
पर्वत श्रृंखला है। इसे कृष्णगिरी पर्वत, एशिया की रीढ़, इन दो नामों से जानते हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, और K2 भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसमें अनेकों हिमनद होंगे, ग्लेशियर्स मौजूद होंगे, जिसमें प्रमुख सियाचिन है जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहलाता है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला की। मिनी या छोटा तिब्बत का पठार इसे जाना जाता है। लद्दाख के पठार में भारत का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, ये जो लद्दाख का पठार है वो स्थित है लद्दाख पर्वत श्रृंखला में। फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो राकापोसी है, 7,788 मीटर। जो K2 गोडविन ऑस्टिन है उसकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 8,611 मीटर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा जो लेह स्थान है भारत का, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और ये भी लद्दाख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है उसमें यहाँ पर शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें जम्मू कश्मीर में जास्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करेगी और झेलम नदी ही वुलर झील का निर्माण करेगी, जो कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है और झेलम नदी भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी है झेलम नदी, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से हमने जो हमारा जो पहला पार्ट था, कौन सा, ये पार या ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये जो हमारा पहला पार्ट था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसे हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, इसे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। फिर बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हिमालय है। उसके अंतर्गत हम देखेंगे पहले हिमालय के बारे में थोड़ी सी डिटेल। ठीक है, जो पूछने वाली चीज है ये तो ये आती है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है ये, सीनोजोइक एरा में इसका निर्माण हुआ है। दक्षिणी ढाल तीव्र है, अधिकतर नदियां दक्षिण की ओर ही प्रवाहित होगी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं टेथिस सागर के उत्थान से इसका निर्माण। विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला, विश्व की तीसरी सबसे लंबी श्रृंखला। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना। फिर बात कर लेते हैं महान हिमालय की, ये हिमाद्री भी कहलाता है। ठीक है, एक आता है हिमाद्री, एक आता है सह्याद्री, वो आगे हम देखेंगे। फिर बात कर लेते हैं हम कि महान हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान तथा कीर्थर और जो म्यांमार है उसमें अराकाम योमा के नाम से जानते हैं। फिर जो माफ कीजिएगा, महान हिमालय है वहाँ पर हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स मौजूद है काफ़ी। देख लीजिए किस प्रकार से, देखिए भारत में महान हिमालय नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक ये पाया जाता है और इस बीच में काफ़ी जगह यहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद होंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला ग्लेशियर यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ, चौथा बद्रीनाथ, तो पांचवा मिलाम। ठीक है, ये पांचों उत्तराखंड में स्थित है और हर एक ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। देखिए जो यमुनोत्री है वहाँ से यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी, बद्रीनाथ से अलकनंदा और जो मिलाम है वहाँ से बद्रीनाथ से अलकनंदा और जो मिलाम है वहाँ से काली नदी। ठीक है, इस प्रकार से ये नदियाँ निकलती है पांचों और ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। फिर बात करते हैं आगे जाएं तो गोसाई धाम, ये नेपाल में स्थित ग्लेशियर है, यहाँ से कोसी नदी निकलती है। फिर बात करें जेमू जो कि सिक्किम में स्थित है, यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। इस प्रकार से ये ग्लेशियर्स निकलते हैं। फिर बात कर लेते हैं जो महान हिमालय में मिलने वाली जो चोटियाँ हैं। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट 8,550, वर्तमान जो इसकी लेटेस्ट हाइट है 8,848.86 मीटर, 2020 की गणना है ये, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में से सगरमाथा और तिब्बत में
चोमालुंगामा, ये ब्रह्मांड की देवी के नाम से जाना जाता है। दूसरी कंचनजंगा महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर है। ये फिगर ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि ये भारत की निर्विवाद सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। फिर बात कर लेते हैं नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। भारत की निर्विवाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। पहली कौन सी है? कंचनजंगा निर्विवाद। और जो वास्तविक महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं जो नंदा देवी है उसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। यूनेस्को ने नंदा देवी को जैव संरक्षित क्षेत्र 1988 में घोषित कर दिया। फिर बात करते हैं मध्य हिमालय या मध्य हिमालय, हिमाचल या निम्न हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई इतनी है, और ये निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका विवरण है। ये महान हिमालय से नीचे मध्य या निम्न हिमालय आएगा, और जो निम्न हिमालय या मध्य हिमालय और जो महान हिमालय, इनके बीच में घाटियों का निर्माण होगा। तो किस प्रकार से होगा? देखिए, जो पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य स्थित घाटी है वो कौन सी घाटी है? कश्मीरी घाटी। ठीक है, कश्मीरी घाटी है, ये झेलम नदी इसका निर्माण करती है। कुल्लू घाटी महान हिमालय और धौलाधर, इनके बीच में बनने वाली घाटी कुल्लू घाटी महान हिमालय धौलाधर के बीच व्यास नदी बनाएगी। मसूरी घाटी, ठीक है, मसूरी हिमाचल, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित मसूरी, जो आप यूपीएससी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मसूरी में है। ठीक है, उत्तराखंड में, तो उससे याद रख सकते हैं। महान हिमालय और नागटिब्बा के बीच यमुना नदी इसका निर्माण करती है। मसूरी घाटी का उत्तराखंड में स्थित है। काठमांडू घाटी, ये महाभारत और जो महान हिमालय है उसके बीच में निर्माण होगा। काठमांडू घाटी नेपाल में। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू से। ठीक है, इस घाटी का निर्माण बागमती नदी करती है। तो इस प्रकार से ये इतने से पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। ये ही इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी थोड़ी सी एक डिटेल ये है कि जो कश्मीरी घाटी है वहां पर हिमानीकृत केरवा मिट्टी पाई जाती है, जो कि चिकनी होती है। ये केसर की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। कश्मीर में जाफरान केसर की खेती होती है। ठीक है, और मध्य हिमालय पर जो प्रसिद्ध हिल स्टेशंस हैं वो लगभग सारे ही हिल स्टेशंस मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जो भी आप शिमला, नैनीताल, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, ये सारे देखते हैं। और इम्पोर्टेंट ये कि पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग नामक हिल स्टेशन है वो महान हिमालय और मध्य हिमालय का जो मिलान बिंदु है वहां पर स्थित है, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं शिवालिक की पहाड़ियों की। हमने पहला पढ़ लिया महान, दूसरा मध्य, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं शिवालिक की। ठीक है, शिवालिकी हिमालय में, शिवालिकी पाकिस्तान के पोतदार पठार से भारत में कोसी नदी तक निरंतर दिखाई देता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यह छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, जिन्हें डाफला, मीरी, अबोर या मिसमी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम, ये इस प्रकार से यहाँ पर जो शिवालिकी की पहाड़ियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाती है। और ये जो शिवालिकी की पहाड़ियाँ हैं वो जम्मू कश्मीर में जम्बू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में शिवालिकी और नेपाल में चूरिया इस नाम से यहाँ पर मिलती है। फिर बात कर लेते हैं हम, हमारा देखिए थोड़ा सा जो हमारा यहाँ पर डायग्राम था उसको एक बार देख लीजिए, ये आपको समझने में चीज़ों को आसानी करेगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, देखिए हमने पहले पढ़ा पार या ट्रांस हिमालय, जिसके अंतर्गत हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पढ़ा। ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का जो पहला पार्ट है वो पार या ट्रांस हिमालय, जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़े। और फिर हमने पढ़ा हिमालय, जिसके 3 पार्ट थे,
जिसके 3 पार्ट हमने पढ़े, महान हिमालय, ठीक है, या वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से जाना गया। फिर दूसरा हमने पढ़ लिया मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ लिया बाह्य हिमालय, उप हिमालय या शिवालिकी, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने महान हिमालय के अंतर्गत हमने कुछ ग्लेशियर्स पढ़े और कुछ पढ़े हमने जो इसकी ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा और नंदा देवी, ठीक है। और इसके अंतर्गत हमने पढ़े जो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत, ठीक है। ये हमने मध्य हिमालय के अंतर्गत पढ़े। फिर बात कर लेते हैं हमने शिवालिकी की पहाड़ियों के अंतर्गत हमने जो इसका विस्तार है वो देखा था, और जो अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, गारो, खासी, ये जयंतिया पहाड़ियाँ मिलती हैं वो भाग देखे थे। तो इस प्रकार से हमने जो उत्तरी पर्वतीय है उसके दोनों पार्ट्स देख लिए हैं। तीसरा पार्ट यहाँ पर आ रहा है पूर्वांचल हिमालय, वो हम देख लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, जो भारत के पूर्व में स्थित हो, यानी कि जो पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय में इसकी ट्रिक है याद रखने की, अरुणामामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में इसका विस्तार है। डाफला, मेरी, अबोरी, मिसमी ये शिवालिकी के भाग थे, अभी हमने देखे। फिर बात कर लेते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है उसमें पटकाई भूम ये पहाड़ी स्थित है। फिर दूसरी नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर या लेमाटोल पहाड़ी, और जो मिजोरम है वहाँ पर मिजो या लुसाई की पहाड़ी, और त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी ये हमें देखने को मिलती है। फिर मेघालय में ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये हम आगे देखेंगे। महान हिमालय पूर्वांचल में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई भूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट सारामती, ठीक है। मणिपुर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि यहाँ पर जो लेमाटोल की पहाड़ियाँ हैं उसमें यहाँ पर लोकटक झील स्थित है, ठीक है, जिसमें कैबुल लैम्जो राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जिसे तैरता हुआ पार्क कहा जाता है। फिर बात करते हैं मिजोरम की, ये हम देख चुके हैं। फिर ये हम नोट पढ़ लिया है, मानसिंगराम चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में स्थित है, चेरापूंजी, ठीक है। मानसिंगराम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। फिर बात कर लेते हैं हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, ये किसने किया था? सिडनी बुरार्ड ने किया था। देखिए, इसे याद रखने का एक सिंपल सी इसको याद रखने की ट्रिक है, तो वो ट्रिक देख लीजिए आप, आपको याद रह जाएगी। जहाँ तक है कोशिश कीजिएगा या अपने हिसाब से बना लीजिएगा कुछ भी। देखिए, ये सीपन, सकुंदा और कानतो और संबा, ये ट्रिक है। ये ट्रिक देख लीजिए किस प्रकार से काम करेगी कि इसमें जो एग्जामिनर सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो वो ये पूछता है कि जो पंजाब हिमालय है वो कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो सिंधु और सतलुज के बीच में, ये कौन सी नदियों के बीच में, ये कौन सी में, ये कौन सी में, इस प्रकार की। या फिर ऐसे पूछ लेगा पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, नेपाल की ये, और कुमाऊं की ये, और असम की ये, ठीक है। इस प्रकार से भी एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, आपको जो सारे सवाल हैं ये परेशान करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक है। तो वो ट्रिक कैसे काम करेगी कि देखिए, सी से सिंधु, ठीक है, सी से सिंधु, पै से पंजाब, ठीक है, पै से पंजाब, और ने से ये हो गया नंगा पर्वत, ठीक है। इस प्रकार से ये ट्रिक हो गई यहाँ पर। सीपन में पहले आ गया सिंधु, ठीक है, सिंधु से शुरू हो रही है, सिंधु नदी से शुरुआत होकर ब्रह्मपुत्र नदी पर ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है इसका। तो सिंधु नदी, फिर पंजाब हिमालय बीच में आई गया, और जो पंजाब हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। तो सीपन से ये 3 और पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पर पॉइंट आ गया सकुंदा का, ठीक है। सकुंदा का पॉइंट किस प्रकार से काम करेगा? देखिए, सकुंदा में से सतलज, ठीक है, कैसे कुमाऊं, ठीक है, कु से कुमाऊं, और कुंदा, नंदा आ रहा है ना, नंदा से नंदा देवी, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो सकुंदा से आगे के तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट
और को छोड़ देते हैं और फिर आते हैं कानू पर, ठीक है। कानू, कानू माँ, ये एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट रह गया है, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ अभी, ठीक है। ये और को छोड़ देते हैं यहाँ पर, और को छोड़ने के बाद ये देखिए, और को छोड़ दीजिए, कानू मामा, का से काली नदी, ठीक है, का से काली नदी हो जाएगी, नू से नेपाल हो जाएगा, ठीक है, और जो माँ से है वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर, ये तीनों पॉइंट को क्लियर कर दिया। फिर आता है तो से तीस्ता, तय से तीस्ता नदी, ओसाम से असम हिमालय हो जाएगा, और बा से ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शॉर्ट में याद रख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपको यहाँ पर और भी क्लियर हो गई होगी। देखिए, सीपन सकुंदा, ठीक है, सीपन सकुंदा और कानू मामा, ठीक है, कानू मामा तो औसम नाम बा, ठीक है। ये इस प्रकार की ट्रिक है। और सीपन से ये तीनों, सिंधु, पंजाब और नंगा पर्वत, ठीक है, पंजाब हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, सकुंदा सतलज कुमाऊं नंदा, ठीक है, कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी नंदा देवी। फिर आ जाता है कानू मामा से काली, नेपाल, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। फिर आ जाता है ओसम नाम, ठीक है, बा, तीस्ता, असम, नामचा और ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार से हो जाएगी। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय स्थित है, ठीक है। सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय स्थित है। देख लीजिए, वापस बड़े में देख लीजिए, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पंजाब, सतलज नदी काली नदी के बीच में कुमाऊं, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और जो तीस्ता नदी है और ब्रह्मपुत्र है उसके बीच में असम हिमालय, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी जो ट्रिक है वो रेडी है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रादेशिक विभाजन हिमाचल का जो सिडनी ब्राड ने किया वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो इनका क्रम है, जो इनकी किलोमीटर में साइज़ है, उसका क्रम भी क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लिया जाता है। तो ये क्रम हो जाएगा नेपाल के बाद में आ जाता है यहाँ पर ये कुमाऊं, ये देख लीजिए यहाँ पर वापस से सबसे बड़ा नेपाल हिमालय, फिर आ जाता है असम हिमालय, फिर आ जाता है 560 किलोमीटर पंजाब हिमालय, फिर आ जाता है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। इस प्रकार से इनका क्षेत्रफल के आधार पर क्रम हो जाएगा नेपाल, असम, पंजाब, कुमाऊं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन था वो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दर्रे, जो भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए दर्रों का निर्माण कैसे हो जाता है। जो पर्वत श्रृंखला है उनको काट कर जो देखिए ये है, ये पर्वत श्रृंखला है, एक स्थान यहाँ पर है, एक स्थान यहाँ पर है। इन दोनों स्थानों से इधर या इधर नहीं जा सकते हैं, तो इस पर्वत को क्या है बीच में से काटना पड़ेगा। तो ये काट कर जो सकड़ी सी सड़क बनाई जाती है वो दर्रा कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के दर्रे जहाँ पर पहाड़ होंगे वहाँ पर बनाए जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से सीधे जाने के लिए। तो इस प्रकार के दर्रे जो हैं वो प्रमुखतः जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये जो 3-4 राज्य हैं उनमें हमें देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश है, इनमें देखने को मिलेंगे। तो जो प्रमुख यहाँ पर मेन दर्रे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में भी देखे हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, राज्यों का जो विवरण है, जो दर्रे हमें दिखाई देते हैं राज्यों में, वो अलग अलग से हम यहाँ पर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जो कि चीन और भारत को जोड़ने का काम करता है, ये काराकोरम श्रृंखला पर स्थित है। और सबसे देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों जाता है कि जो
भारत का है वो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है ये। कौन सा? काराकोरम 5500 मीटर का ये सबसे ऊंचा दर्रा विश्व का, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं हम लद्दाख श्रृंखला की। इस पर 3 दर्रे मौजूद जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल दर्रा, खारदुंगला दर्रा और चांगला दर्रा। ठीक है, ये तीनों। बुर्जिल दर्रा जो गिलगित शहर है, ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, उसको जो श्रीनगर है उससे जोड़ने का काम करता है। कौन? बुर्जिल। और खारदुंगला दर्रा और चांगला दर्रा ये तिब्बत को लेह से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 दर्रे जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है उस पर है। फिर बात करते हैं जास्कर की। इस पर यहाँ पर एक दर्रा मौजूद जिसे जोजिला दर्रा के नाम से जानते हैं, जो कि लेह और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये जोजिला दर्रा यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 गुजरता है। ठीक है, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने वाला जो दर्रा है, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश कौन से? जो लेह है, लद्दाख है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला नवनिर्मित, ठीक है, नवनिर्मित कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो जोजिला दर्रा करता है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पर पीर पंजाल पर मौजूद जो दर्रे हैं वो एक है बनिहाल और एक है पीर पंजाल। ये दोनों श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का काम करते हैं। जो बनिहाल दर्रा है वहाँ पर जवाहर सुरंग मौजूद और इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। फिर बात कर लेते हैं बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर से। पीर पंजाल हम देख चुके हैं, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का काम कर लेता है। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जास्कर पर्वत श्रृंखला पर 2 दर्रे मौजूद, बारालाचला और रोहतांग। बारालाचला लेह को मनाली से जोड़ने का काम करता है और रोहतांग भी लेह को मनाली से जोड़ने का काम करता है। रोहतांग दर्रे पर से अटल सुरंग निकाली गई है जिसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। ठीक है, अटल सुरंग। फिर बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी नौशहरी के मध्य 9.2 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से, और ये भारत की सबसे लंबी 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ठीक है, सिपकिला दर्रा, ये सिक्किम, ये माफ़ कीजिएगा, ये सिपकिला दर्रा यहाँ पर मौजूद है। ये धौलाधर पर्वत श्रृंखला के ऊपर ये यहाँ पर ये तिब्बत को और भारत को जोड़ने का काम करता है, और यहीं से सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम सिपकिला दर्रा, या भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम सिपकिला दर्रा करता है। फिर बात कर लेते हैं उत्तराखंड में जो स्थित दर्रे हैं। उत्तराखंड में नीति, लिपुलेख, धांगला, माना और धर्मा दर्रा ये मौजूद हैं। उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर तिब्बत से जोड़ने का काम माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा क्यों इम्पोर्टेंट है? कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए भारत सरकार द्वारा सड़क मार्ग बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, ये माना दर्रे से किया गया है। फिर बात कर लेते हैं सिक्किम के दर्रों की। सिक्किम के दर्रे 2 दर्रे यहाँ पर मौजूद, नाथुला दर्रा और जालिपला दर्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सिक्किम को चाइना से जोड़ने का काम करता है, और जालिपला दर्रा सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। जालिपला दर्रा और नाथुला दर्रा सिक्किम और चाइना को जोड़ता है। नाथुला दर्रे से ही तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रे हैं वो है, बहुत सारे दर्रे हैं यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बुमला दर्रा ये पहला दर्रा, ये जो भूटान है, ठीक है, भूटान को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है या भूटान और भारत को जोड़ने का काम करता है। बुमड़िया दर्रा यहाँ पर चाइना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। यंगयप दर्रा अरुणाचल प्रदेश और चाइना को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बुमड़िया दर्रा, यंगयप दर्रा और
ये दोनों दर्रे चाइना को भारत से या अरुणाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ने का काम करते हैं। यंगयाप दर्रा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर दीफू दर्रा और पांगसाट दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को ये म्यांमार से जोड़ने का काम करते हैं। तुजू दर्रा ये मणिपुर में स्थित है। ये म्यांमार को भारत से या मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट दर्रे हो गए। तो ये हमारा जो उत्तर का मैदानी प्रदेश है, ठीक है, ये यहाँ पर माफ कीजिएगा पर्वतीय क्षेत्र है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमने ये पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो ये यहाँ पर 35 मिनट में कंप्लीट हुआ है। इसी प्रकार हम उत्तर का मैदानी भाग देखेंगे। ये थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, हम इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो उत्तर का मैदानी भाग होगा। ये हम शुरू करते हैं। ठीक है, उत्तर का मैदानी भाग ये कितना प्रतिशत है? 43.6%। ये टोटल जो भारत का भूभाग है उसका ये 43.6% है। ठीक है, ये सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ध्यान में रखिएगा। उत्तर के मैदानी भागों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई अवसादों के निक्षेपण से जमा होने से हुआ है। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग भी इसे इस नाम से भी जानते हैं। इस भाग का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार इतना है और ये इतना फैला हुआ है, इतनी गहराई है। इसको 4 भागों में बांटते हैं, भाबर, तराई, खादर, बांगर, जिसमें से ये 2 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो पश्चिम से पूर्व तक लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। प्लेस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। खादर बागर समझ लेते हैं। मान लीजिए ये नदी का रास्ता है, यहाँ से बह रही है। इसमें जब बारिश होगी तो इसका जल स्तर भी बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, फिर बाद में यहाँ तक आएगा। तो ये जो जितना ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है, ये जितनी ज़्यादा बाढ़ आएगी या फिर जितना ज़्यादा जल स्तर बढ़ेगा तो उतनी ज़्यादा दूरी तक ये फैलेगी नदी। ठीक है, इस प्रकार से। और कभी कभी फैलती है यहाँ तक, तो ये कभी तक जल स्तर है जो यहाँ कभी कभी जाता है। यहाँ पर तो नॉर्मली जो नॉर्मल बारिश आती है वहाँ तक भी आ जाता है। तो ये यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर बार बार नहीं पहुँच पाती है, नदी का जल स्तर यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए यहाँ पर पुरानी मिट्टी रह जाती है, कंकड़ पत्थर रह जाते हैं। तो उस अवसाद को बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और यहाँ पर लगातार जो नदी है, नॉर्मल जो बारिश होती है उसमें भी यहाँ पर जल स्तर आ जाता है और कुछ समय बाद अवसाद जमा हो जाता है, कम हो जाती है बारिश, तो यहाँ पर इतना ही रह जाता है नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है और यहाँ पर मिट्टी रह जाती है। तो इसे नवीन जलोढ़ या खादर के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, खादर। ठीक है, ये खादर नवीन जलोढ़ और अधिक उपजाऊ होती है और बांगर पुरानी या ओल्ड जलोढ़ मिट्टी, या फिर इसे कह सकते हैं कि ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें जानते हैं और ये 4 भाग इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं उत्तर के जो मैदानी भाग है। जिस प्रकार से जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें उत्तर के मैदानी भागों का प्रादेशिक विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन देखने को मिलेगा, जिसमें इसे 4 भागों में पंजाब का मैदानी, राजस्थान का मैदानी, गंगा का मैदानी और असम या ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, इन 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब का मैदानी भाग इम्पोर्टेंट है, सवाल आया हुआ है। यहाँ पर सर्वाधिक दोआब बनते हैं। ठीक है, पंजाब का मैदानी भाग सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियों, सिंधु नदी, पंचनद कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, इनसे यहाँ पर ये निर्माण होते हैं। और यहाँ पर पंचनद, ठीक है, पंचनद हैं तो 5 ही यहाँ पर दोआब मिलेंगे। ठीक है, सिंधु नदी से, सिंधु नदी और जो झेलम नदी है, ठीक है, सिंधु नदी और झेलम नदी मिलकर सिंध सागर दोआब बनाते हैं।
जो चिनाब है और झेलम है वो दोनों मिलकर चाज दोआब का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो रचना दोआब है, ठीक है, ये रचना दोआब है, ये रचना दोआब रावी और चिनाब ये दोनों नदियाँ मिलकर निर्माण करती है, ठीक है, रावी और चिनाब। झेलम और चिनाब सेकंड जो कि चाज के नाम से जाना जाता है ये निर्माण करेगी। सिंधु और जो झेलम नदी है वो दोनों मिलकर, ठीक है, ये यहाँ पर ये जो दर्रा बनेगा ये मत की जगह दोआब बनेगा। दोआब मतलब दो नदियों का संगम जहाँ पर हो वो दोआब क्षेत्र होता है। तो सिंध सागर दोआब, सिंधु नदी और झेलम के चाज, चिनाब और झेलम, रचना, रावी और चिनाब नदी, बारी, व्यास और रावी, ठीक है। और जो विस्त या यहाँ पर देख लीजिए जो विस्त दोआब है ये व्यास या सतलुज इन दोनों नदियों के संगम स्थान पर बनता है। तो 5 प्रकार के दोआब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये दोआब क्षेत्र है और इस प्रकार से यहाँ पर पंजाब का जो मैदानी भाग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग, डुडले स्टम्प ने गंगा के मैदानी भाग का विभाजन समवर्षा रेखा के आधार पर किया, ठीक है। पश्चिम, देखिए ये जो इतना पार्ट है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। वर्षा यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर और कम उपजाऊ ये क्षेत्र है, ठीक है। रेतीली मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी। गाद और सिल्ट मिट्टी मध्य गंगा का मैदानी भाग, ऊपरी गंगा का मैदानी भाग, मध्य गंगा का और निचली गंगा का, इस प्रकार से इनका विभाजन हुआ है। मध्य गंगा अवध से मगध तक, पूर्वी उत्तरी प्रदेश और बिहार इसमें आते हैं। 100 से 300 सेंटीमीटर तक की इसमें बारिश हो जाती है। अधिक उपजाऊ कपास और चावल की यहाँ पर ज़्यादा पैदावार होती है। फिर बात कर लेते हैं निचली गंगा, पश्चिम बंगाल, 300 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर बारिश, सबसे अधिक उपजाऊ, ठीक है, वर्ष भर चावल यहाँ पर उगाए जाते हैं। इस प्रकार गंगा का यहाँ पर जो मैदानी भाग है उसका विभाजन किया गया है। फिर असम या ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग किस प्रकार से, देखिए एक राजस्थान का छोड़ दिया है, वो राजस्थान का हम राजस्थान की ज्योग्राफी के तहत पढ़ लेंगे तो उसे हम यहाँ पर नहीं देखने वाले। असम ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, असम के मैदानी भागों का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिससे नदीय द्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है। नदीय द्वीप कैसे कि ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ऐसे बट गई, फिर यहाँ से आके ऐसे बट गई, ये बीच में यहाँ पर भूमि भाग रह गई तो ये नदीय द्वीप हो गया। इस प्रकार से नदीय द्वीप बनाती है। इनमें मजूली द्वीप, ठीक है, मजूली द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। माकोली द्वीप ब्राजील में अमेजन नदी द्वारा विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ असम राज्य में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटी यानी कि पतली सकड़ी घाटी वहां पर मौजूद है, उसी से बह पाती है। पानी निकास के लिए वहां पर जगह नहीं मिल पाती, इसीलिए वहां पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। पानी इधर उधर निकल पड़ता है और वहाँ पर सारा एरिया जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर का जो मैदानी भाग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। हमने एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश छोड़ दिया है, वो भी हम राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ देखने वाले हैं। तो चौथा जो हमारा जो पार्ट है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, इसे हम देख लेते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का भाग है, ये हम देख चुके थे। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में 1700 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर, ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में 2 प्रकार की स्थलाकृतियां कौन कौन सी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पठार। तो मध्यवर्ती पहाड़ियों में कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए मध्यवर्ती पहाड़ी में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, इन दोनों को विभाजित करने वाली नर्मदा नदी। फिर एक आ जाता है पश्चिमी घाट, दूसरा आ जाता है पूर्वी घाट, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा प्रायद्वीपीय पठार का भाग ही है। ये सब सारी इलायची पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये हम एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला
ये अपशिष्ट, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है और विस्तार गुजरात से सासाराम बिहार तक है इसका। फिर बात कर लेते हैं हम इसमें जो मौजूद पहाड़ियाँ हैं वो उनका विवरण ये इस प्रकार आप पढ़ लेना, एक बार रीडिंग लगा लेना, हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी, सद्भावना चोटी इस नाम से भी जाना जाता है। 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। जीबीटी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट अरावली पर्वतमाला को विंध्याचल से अलग करता है, ठीक है। कौन? जीबीटी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट बाउंड्री खींचता है अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल में। फिर बात दूसरी आ जाती है सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन ब्रह्मसोत, ठीक है। ब्रह्मसोत पर्वत श्रृंखला है। सीधा एग्जाम में पूछा हुआ है कि सतपुड़ा कौन सी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, तो ब्रह्मस, ठीक है। इस प्रकार का हम देखेंगे आगे। सतपुड़ा विस्तार गुजरात से लेकर झारखंड तक है और इस प्रकार से प्रायद्वीप पठार की सबसे पश्चिमतम पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? गिरनार पहाड़ी या गिर पहाड़ी, जो कि गुजरात में स्थित है। और झारखंड की पार्श्वनाथ पहाड़ी है ये सतपुड़ा या मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी इसकी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव पहाड़ियों में स्थित है, जो कि झारखंड में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन पंचमढ़ी स्थित। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक और पहली कौन सी? धूपगढ़, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं ये जो अमरकंटक है यहाँ से चारों ओर से नदियाँ निकलती है। एक से सोन नदी, दूसरी से महानदी, तीसरी से इंद्रावती नदी जो गोदावरी नदी में मिल जाती है और चौथी नर्मदा नदी जो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से चारों ओर से जो है इसके नदियाँ निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है, ऊंची चोटी से। फिर बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट का निर्माण अरब सागर प्लेट के भ्रंश से हुआ है, इसलिए भ्रंश कगार भी इसे कहा जाता है, ठीक है। भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। देखिए आ गया हिमाद्री और सह्याद्री, ठीक है। सह्याद्री, पश्चिमी घाट देख लीजिए यहाँ पर विवरण। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में से बांटा गया है। ये यहाँ पर 16 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश, ठीक है, गोवा के समीप से ये गुजरता है। ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में से बांटता है। पश्चिमी जो घाट है उसे पश्चिमी घाट में ये यहाँ पर ताप्ती नदी है। ये कलसुबाई महाबलेश्वर, ये कलसुबाई जो चोटी है 1646 मीटर महाबलेश्वर, ठीक है। ये पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से शुरू होकर जो नीलगिरी पहाड़ी है वहां तक जाता है, 16 डिग्री अलग करता है। उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र में और दक्षिणी सह्याद्री कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसुबाई 1646 मीटर और यहाँ पर महाबलेश्वर पहाड़ी से राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान स्थित है। और महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। फिर बात करते हैं दक्षिण सह्याद्री की। तो दक्षिण सह्याद्री की बात करें तो दक्षिण सह्याद्री में कुद्रेमुख इसकी सबसे ऊंची चोटी 1892 मीटर ऊंची। बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियां भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक में लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है और कॉफी की कृषि के लिए भी ये पहाड़ियां प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक ब्रह्मगिरी नामक चोटी है, ठीक है। यहाँ से जो दक्षिण भारत की गंगा है यानी कि जो कावेरी नदी है, ठीक है, वो यहाँ से निकलती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पश्चिमी घाट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ियों की, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों की बात करें तो इसका विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में है। तमिलनाडु में इसकी जो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडावट्टा, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ये स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों में। यहाँ पर ऊटी नामक जो हिल स्टेशन है वो भी है और टोडा नामक जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, देखिए नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करती है और जो विस्तार है इसका उसका क्रम भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक, फिर केरल, फिर कर्नाटक। फिर बात करें तमिलनाडु में जो
डोडाबट्टा है, ये हम बात कर चुके हैं, दक्षिण भारत की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी। फिर बात कर लेते हैं हम कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो चंदन के वृक्ष है नीलगिरी पहाड़ियों पर, वो सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में पाए जाएंगे। फिर दक्षिणी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट यहाँ पर कंप्लीट, दक्षिणी घाट पर आ जाते हैं। दक्षिणी घाट की बात करें तो दक्षिणी घाट में केरल, ये भी केरल और तमिलनाडु, इन दो राज्यों में इसका विस्तार है। केरल में अन्नामलाई पहाड़ी, फिर इलायची पहाड़ियाँ, फिर पालनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, इस प्रकार से ये पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ा है जो 2695 मीटर और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियों पर सबसे ऊंची चोटी अगस्त मलाई है। फिर बात कर लेते हैं जहाँ से ताम्रपर्णित नदी निकलती है। ठीक है, ताम्रपर्णी नदी निकलती है। फिर पालनी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में, इसकी सबसे ऊंची चोटी कोडाईकनाल है, वो 2133 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका विवरण हमने देख लिया है। अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है वो है सारी चोटियां हमने देख ली है तीनों पहाड़ियों की। फिर बात कर लेते हैं पश्चिम घाट के दर्रे। उत्तर से दक्षिण के क्रम में TBPS, थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सैलकोट। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया है, तो इसे इतना डिटेल से देखने की आवश्यकता है नहीं, आप वहां से देख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अपरदित होने के कारण ये एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में जावेदी पहाड़ियाँ, श्रावराय, पंचमलाई, ठीक है, मसाला तथा काजू की खेती के लिए प्रसिद्ध। आंध्र प्रदेश में ये मधुकोंडा इंपॉर्टेंट है। अरामाकोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है 1680 मीटर। और सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसमें अरामाकोंडा को बता रहे हैं तो NCERT वाले कह रहे हैं कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि मलयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर पूर्वी घाट है, तो ये हमारा पूर्वी घाट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें हम प्रमुख पठार यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा और बचा है ये हमारा टॉपिक, फिर लगभग हमने जो आगे आने वाले पॉइंट्स हैं उनको देख लिया है पहले ही, तो उन्हें हम फटाफट और भी जल्दी देखने वाले हैं। तो प्रमुख पठारों में देखिए मालवा का पठार, अरावली, उत्तर में अरावली है इसके और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, दोनों के मध्य में ये स्थित है। फिर दक्कन का पठार आ जाता है इसके नीचे। फिर इसके हम पूर्व में जाएं तो वहाँ पर बुंदेलखंड पठार, फिर बागेलखंड पठार आ जाता है, फिर ये आ जाता है दंडकारण्य पठार, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। फिर ये छोटा नागपुर आ जाता है और ये लास्ट में जो अरुणाचल प्रदेश का शिलोंग पठार। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका पठारों का जो भौतिक विभाजन है वो दिया हुआ है। फिर बात कर लेते हैं सबसे पहला मालवा का पठार। ठीक है, इसका जो विस्तार है ये रहा और जो इसके जो भाग हैं वो है सबसे पहले रूहेलखंड पठार, ये उत्तर प्रदेश में। फिर बात कर लेते हैं ये हाड़ौती का पठार इधर वाला दक्षिण पूर्वी राजस्थान। फिर ये ग्वालियर पठार जो कि MP में स्थित है और ये बुंदेलखंड पठार MP प्लस UP सबसे बड़ा इसका भाग है मालवे का पठार का। ठीक है, अत्यधिक पठार अपरदित है ये भी पठार और बेतवा केन, ठीक है, ये दोनों नदियां मालवा के पठार से होकर बहती है। फिर दूसरा बुंदेलखंड का पठार, ये इसमें सर्वाधिक जो उबड़ खाबड़ भूमि है वो इसके लिए ये जाना जाता है जिन्हें बीहड़ कहते हैं। ठीक है, चंबल नदी बुंदेलखंड पठार में होकर बहती है। ठीक है, अवनलिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। अवनलिका किस प्रकार से, जैसे मिट्टी है, ये मिट्टी में कटाव लगा देते हैं तो ये इस प्रकार से किधर भी होके कट लग के ऐसे ऐसे ये बह जाती है और जहाँ पर ये स्थान बनते हैं वो उबड़ खाबड़ स्थान हो जाता है और वो बीहड़ कहलाता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट बघेलखंड पठार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य, ये बॉक्साइट लोहा के लिए प्रसिद्ध है, इसे रेड कॉर्नर के नाम से जाना जाता है दंडकारण्य को।
ठीक है। सर्वाधिक नक्सली प्रभावित पठार के रूप में ये जाना जाता है। फिर छोटा नागपुर इम्पोर्टेंट है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। इसे रूहर प्रदेश, ठीक है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। बिटमनीस कोयला के भंडार, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है रूहर घाटी, विश्व में सर्वाधिक। और यहाँ पर भी ये यहाँ पर कोयले के लिए छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसे रूहर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित, रांची पठार, हजारीबाग, ठीक है। छोटा नागपुर की उच्चतम चोटी जो है वो पारसनाथ, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और दामोदर घाटी परियोजना यूएसए की टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। स्वर्णरेखा नदी रांची पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण जैव मरुस्थल कहलाती है। फिर लास्ट बात करते हैं शिलोंग के पठार की, मेघालय पठार या कार्बी एंगलोंग पठार, ठीक है। ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से मिलकर बना हुआ होता है। प्रायद्वीप पठार से मालदा भ्रंश या राजमहल गारो भ्रंश द्वारा अलग हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है, जो एक जैव संरक्षित या बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। आयरन, एल्यूमिनियम, यूरेनियम यहाँ पर बाहुल्य या खनिज संपन्न माने जाते हैं। ये शिलोंग का पठार। पहाड़ियाँ कीपनुमा पहाड़ियाँ हैं ये गारो खासी जयंतियाँ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेघालय शब्द शिवा प्रसाद साइकिया, ठीक है, एसपी साइकिया नामक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिया गया है, जो कि जनजाति पर आधारित नहीं था। मेघालय मेघों का आलय, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उनका दिया हुआ नाम है, एसपी सांकिया का। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे देख लेंगे हम। फिर लास्ट हमारा दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार त्रिभुजाकार पठार, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्टिक लावा के विस्तार से। प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक, ये इन तीनों में यहाँ पर विभाजित हो गया है। महाराष्ट्र में स्थित कांस का पठार जंगली फूलों की प्रजाति के लिए जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व विरासत सूची में इसे शामिल। आंध्र प्रदेश पठार, कृष्णा नदी इस पठार को 2 भागों में विभाजित, ठीक है, यह आप पढ़ लेना। इस पठार के तटवर्ती या सीमावर्ती क्षेत्र को सीमांध्र कहते हैं, ठीक है। एक तो आ गया था हमारा हिमाद्री, एक सह्याद्री और एक सीमांध्र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, तटवर्ती या सीमावर्ती क्षेत्र सीमांध्र कहलाता है। कर्नाटक पठार की बात करें तो कावेरी नदी 2 भागों में से बांटती है, न्यू मैंगलोर और मसूर का पठार, ठीक है। मसूर का पठार चंदन की वृक्षों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आप थोड़ी सी डिटेल है कि मैदान किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, ये इनका अंतर है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर रीडिंग लगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का जो पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम तटीय मैदानी भागों के बारे में देखेंगे, जो कि हमने पिछले जो पार्ट है हमारा पिछला उसमें भी देख लिया है। तो इसमें फटाफट हम रिवीजन बेस देखेंगे जो भी है चीज़ें, ठीक है। तो डेल्टा और ये सारा सब हम देख चुके हैं। यहाँ पर पश्चिमी तट और पूर्वी तट ये हम देखने वाले हैं, हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, ठीक है। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये 4 राज्य, माफ कीजिए 5 राज्य पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर ये 4 राज्य स्थित है, ये हमने देख लिया है। फिर सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की 160 किलोमीटर, ठीक है, ये हमने देख लिया है। और ये हमने डिटेल से यहाँ पर पढ़ लिया है, काठियावाड़, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, ये हमारे जो पश्चिमी तट है उसके हिस्से थे। और ये यहाँ से कन्याकुमारी से ये जो बोंगा तट है यहाँ तक ये हमारा पूर्वी तट हो जाएगा, जिसके 2 भाग हैं, एक तो कोरोमंडल तट और एक उत्तरी सरकार या उत्तरी गोलकोंडा तट, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ पर इनका विवरण है और ये इनका यहाँ पर डिटेल दी हुई है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली है, आप एक बार इनकी रीडिंग लगा सकते हैं। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है। और
भारत का जो लौह बंदरगाह है वो मार्मुगांव बंदरगाह है, जो गोवा के तट पर स्थित है। और गोवा के तट पर अरब सागर में मांडवी जुमाली नदियाँ गिरती है। मांडवी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है। दूध सागर जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा। ठीक है, मांडवी नदी। और फिर बात कर लेते हैं हम मालाबार तट पर कोची बंदरगाह स्थित, जो कि भारत का मसाला बंदरगाह कहलाता है। काली मिर्च को यौन प्रिय भी कहते हैं। ठीक है, फिर पूर्वी तट में कोरोमंडल तट। ठीक है, यहाँ पर मन्नान की खाड़ी में तूतीकोरन बंदरगाह स्थित है। तमिलनाडु के तट पर तूतीकोरन बंदरगाह को मोती बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम गोलकोंडा उत्तरी सरकार। ठीक है, ये पूर्वी तट का उत्तरी भाग है। उत्कल या कलिंग का तट उड़ीसा के तट को कहते हैं। ठीक है, उत्कल या कलिंग का तट उड़ीसा के तट को कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से गोदावरी नदी डेल्टा तक है। और फिर आता है बोंगा तट, पश्चिम बंगाल के तट को ये इसका नाम बोंगा तट कहते हैं। दामोदर नदी से स्वर्ण रेखा नदी तक का ये इसका विस्तार है। इस पर हल्दिया बंदरगाह स्थित, जूट बंदरगाह इसको इस नाम से भी जानते हैं। भारत के द्वीपों की बात करें तो भारत चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूखंड द्वीप कहलाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, भारत के जो द्वीप की बात करें तो भारत के यहाँ तो अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो दोनों तरफ यहाँ पर द्वीप मिलेंगे। अरब सागर में लक्षद्वीप, जिसमें टोटल 36 द्वीप है स्थित है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीपों के जो द्वीप है उन्हें मूंगा द्वीप या कोरल द्वीप के नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, जिसमें 572 द्वीप स्थित है, उपनाम पन्ना द्वीप या एमराल्ड द्वीप। ठीक है, इस प्रकार से ये इनके द्वीप हैं। और इनको अलग अलग करने के लिए, हर एक द्वीप को अलग करने के लिए चैनल्स मौजूद होंगे। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ग्रेट चैनल, कोको चैनल, ये सारे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। एक बार फिर से यहाँ पर रिवीजन बेस्ड देख लेते हैं। देखिए, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का भाग है और ग्रेट निकोबार जो कि भारत का भाग है, इन दोनों को अलग करने के लिए ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल मौजूद है। और फिर बात करें तो यहाँ पर लघु निकोबार आ गया, फिर कार निकोबार आ गया। निकोबार और अंडमान को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और दक्षिणी, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करने वाला डंका मार्ग है। और दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान को अलग करने के लिए, माफ कीजिएगा, दक्षिणी अंडमान की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। मतलब कुल पूरा जो अंडमान है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ये जो उत्तरी अंडमान है, ठीक है, और जो कोको द्वीप है जो कि म्यांमार का भाग है, इसको अलग करने वाला जो चैनल है वो कोको चैनल के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारे चैनल थे जो एक दूसरे पार्ट को अलग कर रहे थे। और फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 2 ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप इम्पोर्टेंट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन द्वीप। और नारकंडा द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, फिर अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां हैं। अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय पार्क हैं, जो मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा 11 राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इस प्रकार से ये स्थित है। अंडमान निकोबार का न्यायाधिकार कोलकाता या उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार के जो राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, जो अंडमान निकोबार के जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो ये सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, 9 के 9। ठीक है, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में अमनदीप और कैन्नौर द्वीप या लक्का द्वीप को अलग करता है 11 डिग्री चैनल। और कैन्नौर द्वीप या लक्का द्वीप को मिनिकाय से अलग, यानी कि भारत को मिनिकाय से अलग करने वाला चैनल 9 डिग्री, मिनिकाय को मालदीव से अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका विवरण ये रहा। लक्षद्वीप सागर में स्थित 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा
71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, भारत को मालदीव से अलग करता है। तो इस प्रकार इनका विवरण है। और जो कैनोर द्वीप समूह में कावर्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। अगर द्वीप में अगती हवाई अड्डा स्थित है। तो और महल भाषा मिनिकॉय द्वीप में बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, लक्षद्वीप का न्यायाधिकार केरल उच्च न्यायालय में आता है। और जो हमने अंडमान निकोबार पढ़ा था उसका जो न्यायाधिकार है वो कोलकाता न्यायालय के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं भारत की तटीय सीमा पर स्थित द्वीप। ये कुछ द्वीप हैं, इसमें सेलसेट द्वीप जो कि मुंबई पूरा इसी द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीपीय नगर है मुंबई। और ये कुछ द्वीप है, पंबन द्वीप तमिलनाडु में, रामेश्वरम, ठीक है, ये बसा हुआ है। लैंगून झील, ठीक है, बमनाड, वेलिंगटन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित, जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। और इस प्रकार से ये एक है व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी इसे अब जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारे जो प्रमुख भारत के द्वीप हैं उनका विवरण था। समुद्री सीमाओं का जो विभाजन है वो हमने देख लिया है। नॉटिकल मील में 12 नॉटिकल, 24 नॉटिकल और 200 नॉटिकल मील में। ठीक है, इस प्रकार से इनका विवरण है। सामुद्रिक सीमा क्षेत्र, ठीक है, सामुद्रिक सीमा क्षेत्र 12 नॉटिकल मील की दूरी तक, संलग्न सीमा क्षेत्र 12 से 24 नॉटिकल मील तक की। ठीक है, यहाँ पर ये अधिकार प्राप्त है। और दूसरा आ जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील के बीच की जो विस्तार क्षेत्र है वो यहाँ पर हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जहाँ पर संसाधनों का सर्वेक्षण और संरक्षण का अधिकार हमें प्राप्त है। कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का यहाँ पर हमें अधिकार है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो तटीय सीमा और द्वीपीय जो समूह थे वो यहाँ पर जो लास्ट का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। भारत की भौतिक संरचना किस प्रकार की है? मैदान इतनी प्रतिशत है, पठार मैदान है 43.6%, पठार है 27.7%, पहाड़ियाँ हैं 18.5% और पर्वत है 10.6%। वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। उत्तराखंड में ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, मेन इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं। हिमनद है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। महान हिमालय के सर्वोच्च शिखर ये पूरे यहाँ पर मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा जो कि नेपाल का भाग है। उसके बाद ये कंचनजंगा 8,598 मीटर, ये भारत में स्थित है। ठीक है, ये सिक्किम में स्थित है। भारत की निर्विवाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। फिर दूसरी आ जाती है नंदा देवी जो कि 7,817 मीटर, ये भी भारत में स्थित है। और दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आज का ये कंप्लीट टॉपिक था ये हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सह्याद्री किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? तो देखिए, सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट की बात हो रही है, पश्चिमी तट। ये सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। और ब्रह्मोत्सव, ठीक है, ब्लॉक पर्वत ये श्रृंखला है। तो आंसर हो जाएगा 1, जिसका निर्माण अरब सागर में अपसमलन के कारण हुआ है। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र में इसका जो यहाँ पर, ठीक है, तो पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी मतलब दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी? अनामुड़ी। ठीक है, ये पहली है। और दूसरी जो बात करें तो हम डोडाबट्टा है जो कि तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनामुड़ी हमारे पास हो जाएगी 2695 मीटर। ठीक है, केरल के इडुक्की जिले में ये स्थित है।
फिर बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट इसमें दिया हुआ है, नंगा पर्वत इसमें दिया हुआ है, नंदा देवी, कंचनजंगा। अब बात कर रहे हैं भारत का सबसे ऊंचा शिखर, तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है जो कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ठीक है। और दूसरे नंबर का यहाँ पर हो जाएगा नंदा देवी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो है कंचनजंगा हो जाएगा। फिर बात करें भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, किंतु यह पर्वत शिखर पाक अधिकृत काराकोरम श्रेणी भाग में आता है। उपयुक्त विकल्प में इसके न होने के कारण कंचनजंगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हमारे पास कंचनजंगा हो जाएगा। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है, देखिए भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर की बात करें तो पहला हो जाएगा हमारे पास कंचनजंगा, दूसरा हो जाएगा नंदा देवी, ठीक है। जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है इसकी बात पूछ रहे हैं, तो नंदा देवी और कंचनजंगा पहला है पूर्ण रूप से स्थित होने वाला, और दूसरे नंबर का नंदा देवी है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा नंदा देवी, जो कि 7817 मीटर ये यहाँ पर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम, देखिए भारत की सर्वोच्च 3 चोटियां K2 गॉडविन ऑस्टिन पहली जो कि पाक अधिकृत है, ठीक है, 8611 मीटर, ये पाक अधिकृत है, पूर्णतः भारत में नहीं है। फिर दूसरी बात करें तो कंचनजंगा, ये सिक्किम में पूर्णतः भारत में स्थित है, 8568 मीटर ऊंची है। फिर नंदा देवी की बात करें तो ये तीसरे नंबर की है जो कि 7817 मीटर ऊंची है, ये दूसरे नंबर की भारत की पूर्णतः जो भारत में स्थित है वो पर्वत चोटी है दूसरे नंबर की। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम भारत में पूछ रहा है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा हो जाएगा, तो माउंट कंचनजंगा, माउंट K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी, ठीक है। ये चारों ऑप्शन है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, भारत में माउंट कंचनजंगा और माउंट K2, ये आंसर माउंट K2 अपने पास ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सीधा मतलब सीधा ये नहीं पूछ रहा है, क्लियर ये नहीं कहा गया है कि भारत में ही स्थित हो, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में मौजूद है माउंट K2, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी, देखिए नंदा देवी स्थित है कुमाऊं हिमालय में। ये हमने हमारा जो ट्रिकी पढ़ा था कि देखिए हमारा जो ट्रिक था सीपन सकुंदा, ठीक है, सीपन सकुंदा, तो उसमें आ रहा था कुमाऊं हिमालय में नंदा पर्वत, ठीक है। तो नंदा देवी पर्वत कहाँ पर, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च K2 और कंचनजंगा के बाद में स्थित चोटी है, 7816 या 17 मीटर इसकी ऊंचाई है। गढ़वाल एवं कुमाऊं हिमालय में ये स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित, यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, माउंट एवरेस्ट कहाँ का, म्यांमार का, तिब्बत का, भारत का, नेपाल का। देखिए भारत का नहीं है, नेपाल का है, ठीक है, ये आप सब जानते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। पहला कथन है यह नेपाल का भाग है, सही बात है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है, ये बात पूरा पहला पॉइंट हमारा ठीक है। दूसरा, यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है, ये बिल्कुल गलत है। यह तिब्बत का भाग है, ये यहीं गलत हो गया। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पहला। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 8848। फिर बात करते हैं भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में बात करें तो अरावली है, ठीक है। ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है।
इसका निर्माण प्रीकैम्बियम काल में, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। हिमानी मतलब ग्लेशियर, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर बात करें तो ये सियाचिन हो जाए। ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेंगचेंको ग्लेशियर जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन ग्लेशियर देखिए ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा, और जबकि सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय, ठीक है, बिना ध्रुव के क्षेत्र में स्थित विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी लंबाई 76.64 किलोमीटर है। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? तो देखिए चुंबी घाटी जो है वो भारत, भूटान एवं तिब्बत, ठीक है। ये इंडिया हो गया, ठीक है। ये इंडिया के पास ये यहाँ पर जो सिक्किम है, ठीक है, ये सिक्किम हो गया। सिक्किम के पास यहाँ पर भूटान हो गया, और भूटान के पास इधर यहाँ पर नेपाल, ये तिब्बत है। तो भारत, भूटान और तिब्बत, ठीक है, ये यहाँ पर इस स्थित है प्रतिच्छेदित स्थल पर। फिर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये पालघाट निम्नलिखित में से किन किन के मध्य स्थित है? तो पालघाट की बात करें तो ये पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं वो हैं, और पालघाट है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के मध्य ये स्थित है, ठीक है। पालघाट दर्रा पलक्कड़ गैप, नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। केरल में स्थित इस दर्रे से कलिकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर, ठीक है, जो हमने पढ़ा था हमारा जो पश्चिमी घाट देखा था उसमें देखा था इस दर्रे को, तो वहां पर ये इन दोनों स्थानों को जोड़ने का काम कर रहा था। थालघाट, बोरघाट, पालघाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 581, 229 और 300 मीटर है। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? देखिए प्राचीन गोंडवाना का एक ही भाग संबंधित है, कौन सा? दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार, ठीक है, दक्षिण भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गोंडवाना लैंड का भाग हो गया। फिर बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रमावली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर ये कौन कौन सी दे रखी है? जास्कर, पीर पंजाल और लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। तो देखिए ये हमने हमारा डायग्राम देखा था। यहाँ पर भारत में सबसे पहले यहाँ पर नीचे पीर पंजाल आ जाती है, फिर ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो ये पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल के बाद में ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर, ठीक है। तो पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको आंसर ठीक हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं हम सुमेलित करने की। देखिए घाट दे दिए और जो कौन कौन से स्थानों को मिलाते हैं। देखिए जो थाल घाट है, थाल घाट मिलाता है हमारा जो नासिक से मुंबई, ठीक है, ये नासिक और मुंबई को मिलाने वाला थाल घाट हो गया। और जो पाल घाट है वो मिलाएगा यहाँ पर कोयम्बटूर और कोच्चि को, ठीक है, ये अभी हमने देखा था क्वेश्चन में। गोरान घाट, देखिए गोरान घाट मिलाएगा यहाँ पर। अब कौन कौन से घाट बचे यहाँ पर? गोरान घाट हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये सीधा सीधा ये नई चीज आ रही है, तो ये उदयपुर, सिरोही, जालोर को मिला देगा, और गोर घाट मुंबई से पुणे को मिला देगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। सबसे विस्तृत, ठीक है, दक्षिण का पठार है जो कि 43 पॉइंट, देखिए इतनी सारी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। दक्षिण का पठार कितना है? 43.6%, ठीक है। इस प्रकार का ये यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सबसे विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। फिर बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर,
जोजिला दर्रा, देखिए जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के जो दर्रे पढ़े थे हमने, वो वहाँ पर ये दर्रा स्थित है। लद्दाख के तीनों हैं और जम्मू कश्मीर के ये हैं। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में पहले 2010 का प्रश्न है, इसीलिए ये जम्मू और कश्मीर आंसर होगा। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो लद्दाख अगर ऑप्शन में हो तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। फिर बात करें नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा ये स्थित है सिक्किम में, ठीक है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। फिर बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा सिक्किम में मौजूद है, पहला ही सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल में है, पालघाट केरल में है, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाएगा। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक है, लेकिन भारत और चीन यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद है नहीं, तो ये पाकिस्तान और चीन को भी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है, छोड़ दीजिए। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में, देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये यहाँ पर ये ऐसे भारत है, तमिलनाडु यहाँ पर है और आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, तो ये पूरे तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं और इससे ऊपर वाले को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है। फिर बात कर लेते कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग है? पश्चिमी तट का भाग कोरोमंडल, ये तीनों पूर्वी तट का है, ठीक है। फिर माफ कीजिएगा, पश्चिमी तट का भाग नहीं है पूछ रहा है ये, तो नहीं है पश्चिमी तट का, ये तीनों हैं और ये पूर्वी तट का कोरोमंडल तट है, तो ये आंसर हो जाएगा 4। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण भाग में किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं और उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये थोड़ी सी डिटेल है, ये आप रीडिंग लगा लीजिएगा। मणिपुर की जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत की भूभाग का 0.7% है, ठीक है। जो कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है। यहाँ की कुल भूमि का 8% है, पूरी की भूमि का भूमि पहाड़ी। ये आप रीडिंग लगा लीजिएगा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए 7 बहनों में कौन कौन आते हैं? सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। इस प्रकार से ये 7 बहन हैं। तो कौन सा राज्य नहीं आएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। जो हमने द्वीप पढ़े थे वहां पर ये डिटेल मौजूद है। यह महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलने के स्थान पर है और एक गहरे पानी का बंदरगाह है, ठीक है, जिस कारणवश यहाँ बड़े समुद्री जहाज आ जा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, कौन सा है? एक द्वीप पर मुंबई, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? नवीनतम कौन सी? पटकाई पर्वत श्रेणी है, ठीक है। पटकाई पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्सरी युग में शेष सभी का दक्षिण मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का सर्वाधिक प्राचीनतम भाग है। उपयुक्त सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकाई श्रेणी है, जो कि टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। ये क्रम दे रखा है, ये आप रीडिंग लगा लीजिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों में आपस में जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला जो स्थान है वो 3 बीघा गलियारा।
निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका कौन अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि या पाक जल डमरू, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है और जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ती है। इस जल संधि की चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के मध्य है। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम से पर किया गया था, इसीलिए ये पाक जल डमरू संधि कहलाती है। ठीक है, कौन से दो देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर 2, भारत एवं श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य है कौन सा? पाक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिमतम स्थान कौन सा है? सुदूर पश्चिमतम, तो पश्चिमतम राज्य के लिए पूछ रहा है, तो राज्य सबसे पश्चिमतम कौन सा हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान, फिर ये यहाँ पर गुजरात। ठीक है, तो ये पश्चिमतम एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। फिर 10 डिग्री चैनल किस के बीच है? ठीक है, तो लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये अलग करता है कौन सा? 10 डिग्री। फिर बात कर लेते हैं हम, विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत है, मतलब जिसकी उम्र सबसे कम है कौन सा? हिमालय। ठीक है, हिमालय का निर्माण टर्सरी युग में बने वलित पर्वतों में नवीनतम हिमालय, यूराल एंडीज इत्यादि सभी वलित पर्वत। भारत की अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तोरा बोरा की एक गुफा परिसर जो पूर्व अफगानिस्तान सफेद पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नंगरहार के पचीर जिले में स्थित है और 50 किलोमीटर और पाकिस्तान के फेडरली प्रशासित जनजातीय क्षेत्र की सीमाओं से 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। फिर बात कर ले, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो ये हमने पढ़ लिया है, कौन से? अंडमान द्वीप समूह में ये मौजूद है। ठीक है, एकमात्र सक्रिय और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और एक है निष्क्रिय नारकोंडा द्वीप, वो प्रसुप्ति ज्वालामुखी है जो भी अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का ही नहीं। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 में हुआ था। कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम स्थापन है? ठीक है, तो गारो खासी जयंतियां ये इसी क्रम में रहती हैं, GBJ। ठीक है, इस प्रकार से ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ ले तो जयंती, खासी और गारो। ठीक है, इस प्रकार से इनका विस्तार होता है। मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार को की पश्चिम से पूर्व की ओर की पहाड़ियों का क्रम गारो खासी जयंतियां हैं। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तट के द्वारा बीच में यह अवसादों से ढका हुआ है, जिसे मालदा गैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह गैप राजमहल की पहाड़ियां और शिलांग के पठार के बीच विस्तृत है, अतः गारो और खासी पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा माना जाती है। ठीक है, फिर टोडा जनजाति का आवासीय स्थल कौन सा? नीलगिरी श्रेणी, हमने पढ़ा था। फिर बात कर लेते हैं, इन्हें टोडी और टुड्डा के नाम से भी जाना जाता है और ये दावा करते हैं कि ये आर्यों की वंशज है और टोडा नामक भाषा ये बोलते हैं। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला कौन सा है? बौरघाट। ठीक है, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला थालघाट। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट की अवस्थित कौन सी चोटी नहीं है? तो गोलकोंडा, सिकराम और मधुकोंडा। ठीक है, ये पूर्वी घाट में अवस्थित है, हमने पढ़ा है। सलहेर नहीं है। भारत में महाराष्ट्र के नासिक जिले में सतना तहसील के वांगम्बना के पास स्थित सलर है, तो ये कौन से? मुंबई यहाँ पर स्थित है पश्चिम की तरफ, तो ये पश्चिमी घाट में मौजूद हो जाएगी सलहेर। तो इस प्रकार से ये महाराष्ट्र में कालसुबाई के बाद 1567 मीटर और पश्चिमी घाट में 32 सबसे ऊंची चोटी है सलर। ठीक है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है? ठीक
ठीक है। नेपाल हिमालय, तो हमारा जो ट्रिक था कौन सा, सीपन, ठीक है, सीपन, सीपन, सीपन से सिंधु और पंजाब, ठीक है, और ये नंगा पर्वत हो जाएगा। सीपन सक्कू, तो ये सक्कू से सतलज, सै से सतलज, और ये सिंधु, सै से सिंधु। तो कौन सा, नेपाल पूछा है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। हमारी जो ट्रिक है सीप, सक्कू और सीपन, सक्कू, सक्कुंदा और कानू मामा, ठीक है, कानू मामा, तो औसम भा, तो इसमें हमारा कानू, ठीक है, कानू मामा, ठीक है, कानू मामा से ये काली, और मैं से ये नेपाल हो जाएगा, ने से, और माँ से माउंट एवरेस्ट, इन नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। फिर आगे आ जाएगा तो से तीस्ता, तीस्ता और काली नदी के मध्य ये पूरा स्थान स्थित है। कौन सा, नेपाल हिमालय का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, काली और तीस्ता का, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर तीसरा हो जाएगा। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस श्रृंखला में पूर्व से असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमाऊं हिमालय है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लहत्से, मकायू, चोयू, मनासलू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा इत्यादि नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। मेची, कासमती, बागमती, गंडक, करनाल नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय में ही होता है, ठीक है। भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है जावेदी पहाड़ियाँ। दक्षिण की पहाड़ियाँ, सबसे जो दक्षिण में स्थित है वो जावेदी पहाड़ियाँ। जावेदी पहाड़ियों की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है। उत्तरी तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में स्थित लगभग 80 से 32 किलोमीटर लंबी इस श्रेणी को पलार की सहायक नदियां चेयर, अगरम पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में बांटती है। पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी कगारों पर चंदन के जंगल स्थित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई। तो धौलागिरी शिखर की ऊंचाई 8167 मीटर, ठीक है। वो धौलागिरी हिमालय एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गंडक की नदी से आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूर स्थित भेरी नदी तक चलता है। इस पुंजक का सर्वोच्च पर्वत 8167 मीटर 26,795 फुट ऊंचा धौलागिरी एक है, जो विश्व का 7वां ऊंचा सर्वोच्च पर्वत है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग माना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग, ठीक है, ये पश्चिम, ये पूर्वी, ठीक है। तो पश्चिमी का दक्षिणी भाग, ठीक है, कौन सा, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट केरल का भाग, ठीक है, जहाँ पर मोपला विद्रोह। कोंकण तट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से बेंगलोर तक विस्तृत, इसे दमन गोवा तक फैला हुआ माना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग गोवा से कुमार अंतरिक्ष का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट, देखिए ये गोवा है, गोवा का दक्षिण ये, और गोवा के दक्षिण का जो वो होता है घाट है, पश्चिमी घाट, कौन सा, मालाबार, ठीक है, मालाबार घाट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से फिर बात कर लेते हैं हम, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। महान हिमालय से, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जो परा हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। कश्मीर की जास्कर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचौरवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा है। तो इस प्रकार जो महान सीमा भ्रंश है वो शिवालिकी से लघु हिमालय को पृथक करती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मर्ग, बुग्याल और पायर प्रसिद्ध चरागाह हिमालय के किस विभाग या डिवीजन में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है, हिमाद्री, ठीक है, इस भाग में ये यहाँ पर स्थित है। जो महान हिमालय है, ठीक है, जो महान हिमालय है, महान हिमालय और जो मध्य हिमालय है, उनके बीच में जो समतल स्थान है, ठीक है, समतल मैदानी घाटी है, वहाँ जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है, मर्ग के नाम से जानते हैं। हिमाद्री मतलब महान हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हिमाद्री। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर 1 हो जाएगा हमारा। फिर बात करते हैं हम, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर 33 सागर था, ठीक है, 33 सागर में उत्थान के साथ ही हिमालय का जो है निर्माण हुआ है, ये हम देख चुके हैं। ये थोड़ी सी डिटेल है, ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा पॉज करके। फिर बात करते हैं, भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4, ठीक है। ये वैसे जो मरुस्थल वाला पार्ट है वो हटा दें, वो मिला दें तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल 4 पार्ट हो जाते हैं, ये यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्यों का नाम सुझाया गया था। मेघालय किसके द्वारा? SP चटर्जी, ठीक है। सांकिया, SP सांकिया द्वारा ये यहाँ पर सुझाया गया था। फिर नवगठित राज्य तेलंगाना भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 3.5% है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? कौन से राज्य की नहीं है तटरेखा? तो जो तेलंगाना है वो तेलंगाना भारत के मध्य में है, चारों ओर से भूभाग से घिरा हुआ है, तो ना तो तटरेखा है और ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में डैश का वर्चस्व है? उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में दोआब, ठीक है। जो हमने पंजाब के मैदान के भाग पढ़े थे, सिंधु और उसकी जो पंच नद है, वो सहायक नदियां मिलकर 5 दोआब बना रही थी, ठीक है। तो वो यहाँ पर हो जाएगा आंसर दोआब, ठीक है। फिर बात करते हैं, किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है? हिमालय पर्वत के कारण। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की गठियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो अरावली पहाड़ी, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है? गुजरात के तटीय क्षेत्र पर सर क्रीक है, कोरी क्रीक है, घोड़िया क्रीक है, कलम्ब क्रीक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कलम्ब क्रीक, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर हमने देख लिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भारत का भौतिक प्रदेश का विभाजन है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।